हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RKCI पर। तो बच्चों, आपका जो 28 मार्च को पेपर होने वाला है एग्रीकल्चर का, किसका? एग्रीकल्चर का जो आपका क्या होने वाला है, पेपर होने वाला है 28 मार्च को, वो मिल चुका है। तो ध्यान से देखिए सभी बच्चे और पूरे पेपर की तैयारी कर लीजिए ताकि आपके मैक्सिमम मार्क्स इस पेपर में आ सकें। तो सभी बच्चे जो अभी नए बच्चे जुड़े हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चे मैक्सिमम मार्क्स लेके आ सके, है ना। तो फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए किस तरह का पेपर रहने वाला है, किस तरह के क्वेश्चन रहने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराया जाएगा और सभी को नोटिस करना है, सभी को नोट करना है, सभी को रेडी रखना है ताकि आप अपने एग्ज़ाम में मैक्सिमम मार्क्स लेके आ सकें। तो फटाफट से देखिए ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन। ये रहा पहला क्वेश्चन है, गेहूं के उत्तम बीजों की न्यूनतम अंकुरण क्षमता होनी चाहिए। तो कितनी होनी चाहिए न्यूनतम अंकुरण क्षमता? जो गेहूं के उत्तम बीज हैं उनकी 85% होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 85। फिर देखिए गोबर के खाद के मुख्य घटक क्या क्या हैं। तो मुख्य घटक में गोबर भी है, मूत्र भी है, बिछावन भी है, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाता है। फिर देखिए फेरोमोन ट्रैप उपयोगी है। जो फेरोमोन विधि है वो किसको ट्रैप करने के लिए उपयोगी होती है? तो ये किनको ट्रैप करने की है? कीटों को, है ना। कीटों को इस विधि के द्वारा फंसाया जाता है और उन्हें नष्ट किया जाता है। गेहूँ की फसल में सिंचाई की प्रथम क्रांतिक अवस्था कौन सी है? शीर्ष जड़ निकलना, कल्ले फूटना, बलिया निर्माण या गांठ अवस्था? तो राइट आंसर हो जाएगा शीर्ष जड़ निकलना। क्या है? शीर्ष जड़ निकलना। फिर देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कृषि जलवायु खंड 1C अति शुष्क सिंचित क्षेत्र में वार्षिक वर्षा की मात्रा कितनी होती है? याद रखना, अति शुष्क सिंचित क्षेत्र है, यानी कि बहुत ज़्यादा शुष्क वाला क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो वार्षिक वर्षा है वो कितनी होती है ना, ये क्वेश्चन है। तो इसका देखिए राइट आंसर हो जाएगा 100 से 300 mm। ठीक है। फिर बात करते हैं, मूंग में प्रोटीन की कितनी प्रतिशत होती है? मूंग कितनी प्रतिशत होती है प्रोटीन? देखिए प्रोटीन, मूंग दाल, है ना। तो कितनी प्रतिशत होती है इसमें प्रोटीन? ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रोटीन का प्रतिशत होता है 23%। कितना होता है? 23%। फिर देखिए विटामिन B2 की कमी से कौन सा रोग होता है ना। तो यहाँ पर देखिए राइबोफ्लेविन इसमें होता है ना। तो यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर बेरी रोग होता है, जो कि आँख से संबंधित है। ठीक है। फिर देखिए एनीमिया रोग होता है कैल्शियम की कमी से, लोहे की कमी से, आयोडीन कमी से या प्रोटीन कमी से? देखिए एनीमिया रोग का मतलब होता है रक्त की कमी। किसकी कमी? रक्त की कमी से संबंधित है ये रोग, और ये इसका राइट आंसर हो जाता है लोहा। क्यों? क्योंकि जो रक्त की RBC है, क्या है? RBC में जो हीमोग्लोबिन, जिसको हम HB से लिखते हैं, इसके लिए, इसके निर्माण के लिए आयरन बहुत ज़रूरी है। क्या ज़रूरी है? आयरन बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो आयरन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए फिर क्वेश्चन है, छोटे आकार के फल वृक्ष लगाने हेतु गड्ढे का उपयुक्त आकार होता है ना। तो छोटे आकार के जो फल वृक्ष लगाने हैं उसके लिए जो गड्ढा बनाया जाता है उसका आकार कितना होना चाहिए? 50 × 50 सेंटीमीटर, या फिर इसको यहाँ पर 0.5 कितना 0.5 मीटर भी कहते हैं। ठीक है। फिर बात करते हैं नींबू का वानस्पतिक नाम क्या है ना। देखिए वैसे तो सिट्रस लेमेना इसका साइंटिफिक नाम भी होता है, लेकिन वो वाला नाम यहाँ पर है नहीं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। क्या हो जाएगा? सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। फिर देखिए भैंस के दूध में वसा की औसत प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो भैंस का दूध जो कि लगभग सभी पीते हैं ना, कुछ गाय का दूध भी पीते हैं, है ना। तो उसमें जो वसा की औसत मात्रा है वो कितनी होती है, उसका आंसर आपको बताना है। तो कितनी हो जाएगी? 7.38। कितनी हो जाती है? 7.38। फिर देखिए मारवाड़ी नस्ल का उत्पत्ति स्थल है, यानी याद रखिएगा जो मारवाड़ी है, मारवाड़ जो है, मारवाड़ जोधपुर के लिए आता है जनरली, है ना। इसके लिए आता है? जोधपुर के लिए आता है मारवाड़। ठीक है। तो उधर का एरिया ही पूरा मारवाड़ के एरिया में आता है। तो इसका राइट आंसर भी आपको दिखने को मिलेगा यहाँ पर जोधपुर और पाली। क्या हो जाएगा? जोधपुर और पाली। फिर देखिए क्लोस्ट्रीडियम
परफ्रिंजेंस नामक जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है? सर्रा रोग या फिर टिक फीवर, फड़किया रोग या एंथ्रेक्स? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा फड़किया रोग या एंटेरोटॉक्सीमिया डिजीज। ठीक है, एंटेरोटॉक्सीमिया डिजीज होता है। भारत में प्रथम फल परिरक्षण उद्योगशाला किस सन में स्थापित हुई? याद रखना, मुंबई में स्थापित हुई थी ये, है ना। और कौन सी सन में ये स्थापित हुई है? तो ये स्थापित हुई है 1920 मुंबई। कहाँ हुई है भाई? 1920 मुंबई में हुई है। ठीक है, फिर देखिए पशुशाला को धोते समय फिनाइल के कितने प्रतिशत घोल का उपयोग किया जाता है ना। तो पशुशाला को धोते समय फिनाइल के कितने प्रतिशत घोल का उपयोग किया जाता है? तो इसका देखिए जो राइट आंसर हो जाता है 1 से 2%। ठीक है, गाय की दुधारू नस्ल है, हरियाणवी है, नागौरी है, मालवी है या गिर है? राइट आंसर हो जाएगा गिर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स या खालिस्तान वाले क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, बरसीम के बीजों का राइजोबियम खालिस्तान प्रजाति के जैव उर्वरक द्वारा बीजोपचार किया जाता है। देखिए बच्चों, इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में करना है, और जो भी सबसे पहले इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करेगा उसको हम पिन करेंगे। क्या करेंगे? पिन करेंगे, याद रखिएगा ना। तो फटाफट से इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। बाकियों का आंसर बताता हूँ मैं। बीजों की बुआई से पहले मृदा पर की जाने वाली कृषि क्रियाओं को क्या कहा? खालिस्तान भू परीक्षण कहते हैं। प्राथमिक क्या कहते हैं? प्राथमिक भू परिष्करण कहते हैं। ठीक है, फिर देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड या एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए फल वृक्षों में पाले से बचाव हेतु खालिस्तान अम्ल का 0.1% घोल का छिड़काव किया जाता है। तो कौन से अम्ल का? सल्फ्यूरिक अम्ल का। कौन से अम्ल का भाई? यहाँ पर सल्फ्यूरिक जो अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल का 0.1% छिड़काव किया जाता है, जिसको हम H2SO4 से लिखते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उच्च पोषण मान के कारण बेर फल को खालिस्तान का सेब कहा जाता है। तो इसे गरीब का सेब भी कहते हैं। किसका सेब कहते हैं? गरीब का सेब भी कहते हैं। किसको? बेर को। ठीक है, क्योंकि इसमें पोषण क्षमता काफ़ी है। स्क्वेश में खालिस्तान प्रतिशत फल राशि होती है ना, मतलब फल रस होता है, फल राशि नहीं। कितना फल रस होता है स्क्वेश में? तो देखिए स्क्वेश में होता है 30%। कितना होता है? 30% फल रस होता है। गाय के दूध, दही, घी, गोमूत्र एवं गोबर को सामूहिक रूप से क्या कहा जाता है? तो इसको सामूहिक रूप से कहा जाता है पंचगव्य। क्या कहा जाता है? पंचगव्य कहा जाता है। ठीक है, फिर देखिए गिर नस्ल का मूल स्थान क्या है? तो गिर नस्ल का मूल स्थान गुजरात है। क्या है भाई? गिर, गै से गिर और गै से गुजरात, और गुजरात में भी काठियावाड़। क्या है? काठियावाड़। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए जहरबाद रोग खालिस्तान जीवाणु द्वारा फैलता है। तो कौन सा जो जीवाणु है जो जहरबाद या ब्लैक क्वार्टर रोग फैलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोस्ट्रीडियम चौवाई। यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्लोस्ट्रीडियम चौवाई, ये चौवाई। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या हो जाता है, वर्तमान में विश्व के दुग्ध उत्पादक देशों में भारत का खालिस्तान स्थान है, पहला स्थान है, फर्स्ट स्थान है। कौन सा स्थान है भाई? पहला स्थान है। ठीक है, अब बात करते हैं आपके जो वन लाइनर वाले क्वेश्चन है उनके बारे में। मृदा उर्वरता से क्या अभिप्राय है? तो ये आप सभी जानते हो कि मृदा उर्वरता से क्या अभिप्राय है, उसके पोषक तत्वों में अधिकता होनी चाहिए, है ना। तो वो आप लिख दोगे। टिकाऊ खेती को परिभाषित करें, है ना, कि देखिए जो टिकाऊ खेती है वो क्या है, वो आपको बतानी है ना। टिकाऊ खेती को परिभाषित करना है। एक वर्षीय फसल चक्र का कोई एक उदाहरण, तो यहाँ पर आप सरसों, गेहूँ लिख सकते हो, मक्का भी लिख सकते हो, है ना। ये सब क्या है? एक वर्षीय है, एक एग्जाम्पल लिखना है। ठीक है, फिर देखिए टिकाऊ खेती क्या है? बिना जो वातावरण है, पर्यावरण है, बिना प्रकृति को नुकसान पहुंचाए जो खेती की जाती है उसको टिकाऊ खेती कहते हैं। ठीक है, अनार में अम्बे बहार का समय लिखिए, है ना। अम्बे बहार का याद रखना, अनार में 3 बहारें होती हैं,
कितनी बहारें होती हैं? 3 बहारें होती हैं। 3 बार अनार में फूल आते हैं, है ना। कितनी बार आते हैं? 3 बार। जिसमें देखिए जो पहला एक होता है जून और जुलाई में आता है एक बहार, जिसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मृग बहार। क्या कहते हैं? मृग बहार कहते हैं, ठीक है। फिर एक दूसरा बहार आता है जो सितंबर अक्टूबर में आता है। कब आता है? सितंबर और अक्टूबर में आता है, ठीक है। अक्टूबर में आता है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हस्त बहार। क्या कहते हैं? हस्त बहार कहते हैं, है ना। और जो आपके क्वेश्चन में आया है अम्बे बहार, है ना, ये अम्बे बहार देखिए फरवरी मार्च में। कब आता है ये? फरवरी मार्च में जो बहार आता है उसको हम क्या कहते हैं? अम्बे बहार कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्बे या अम्बिया बहार कहते हैं। अम्बे या अम्बिया बहार, आपको अम्बिया भी मिल सकता है मतलब। तो इन दोनों में से राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। फलों एवं सब्जियों के श्वेत ब्लीचिंग से आप क्या समझते हैं ना? क्या किससे? ब्लीचिंग जो है यहाँ पर, ब्लीचिंग का मतलब क्या है? इनको उबालने से है। किससे है? उबालने से। सब्जियों और फलों को उबाला जाता है ताकि इसमें जो नमी रहे वो बिल्कुल भी ख़त्म हो जाए नमी, ताकि जो छोटे मोटे जीव हैं वो इसमें नुकसान ना पहुंचा पाए। हरियाणा नस्ल की कोई एक विशेषता लिखिए। तो जो हरियाणा नस्ल है उसकी खास बात यह है कि आँखें काली होती है। गाय की नस्ल की बात हो रही है ना। आँखें काली होती हैं। कैसी होती हैं आँखें? आँखें काली, कंप्लीट काली है, ठीक है। और जो पूँछ है वो घुटनों तक टिकी होती है। कहाँ तक टिकी होती है? पूँछ घुटने तक टिकी होती है। और अच्छी खासी शरीर में अच्छी सुडौल होती है ना, पूरा स्ट्रॉन्ग शरीर होता है। दुग्ध ज्वर रोग का कोई एक लक्षण लिखिए, है ना। जो दुग्ध ज्वर रोग है गायों में देखने को मिलता है ना। तो इसका आपको लक्षण क्या लिखना है? देखिए इसमें क्या होता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है गाय में। किसकी कमी हो जाती है? कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो गाय है उससे खड़ा भी नहीं हो जाता, और जब आप उसको छुओगे तो उसे ठंड लगेगी। क्या लगेगी? ठंड लगेगी, ठीक है। ये इसका यहाँ आप लक्षण लिख सकते हो। फिर देखिए टिक फीवर रोग का उपचार लिखिए, है ना। तो टिक फीवर जो रोग है इसमें आप डॉक्सीसाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है वो ले सकते हो। डॉक्सीसाइक्लिन, ठीक है। इसके द्वारा आप क्या कर सकते हो? उपचार कर सकते हो। तो ये हो गए सभी क्वेश्चंस, ठीक है। अब देखिए ये बाकी के क्वेश्चंस हैं, आपको ये तैयार करके जाने हैं। मृदा संरक्षण की कोई 3 यांत्रिक विधियां, जैविक खेती के महत्व को के कोई 3 बिंदु, बौछारी सिंचाई विधि के कोई 3 लाभ, वेज ग्राफ्टिंग नामांकित चित्र द्वारा समझाना है, फलोद्यान लगाने की पूरक विधि का नामांकित चित्र बनाना है, फलोद्यान में प्रतिकूल मौसम की दशाओं से बचाव के कोई 3 बिंदु लिखने हैं, पशु आवास प्रबंधन में ध्यान रखने हेतु कोई 3 बिंदु लिखिए, जाफराबादी नस्ल का उत्पत्ति स्थल, वितरण एवं उपयोगिता बतानी है, मक्का की फसल में उगने वाले किन्हीं 3 रोगों के नाम एवं उनके उपचार बताने हैं, फड़किया रोग के बचाव के 3 उपाय बताने हैं, खुरपका एवं मुंहपका रोग के कोई 3 उपचार लिखने हैं, भारत सरकार द्वारा पशु विकास कार्यक्रम हेतु चलाई गई 3 योजनाओं के नाम लिखने हैं। फिर आपका खंड 6 है जिसमें आपको 100 शब्दों में आंसर लिखना है। देखिए परजीवी खरपतवार क्या है? खरपतवारों की कोई 5 विशेषताओं का वर्णन करना है। या फिर नकली खरपतवार, नकलची खरपतवार क्या है? खरपतवारों को कोई 5 लाभों के वर्णन करना है। फल परिरक्षण के का भविष्य का वर्णन कीजिए अथवा फल परिरक्षण के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। जर्सी नस्ल की उत्पत्ति स्थल व वितरण विशेषताएं एवं उपयोगिता लिखनी है, अथवा होलिस्टीन फ्रीजियन का उत्पत्ति स्थल, विशेषताएं और उपयोगिता लिखनी है। फिर है आपके खंड 10 जिसमें आप दीर्घ उत्तरीय है। गन्ने की वैज्ञानिक खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर करना है, ठीक है। अथवा आप ये भी कर सकते हो, कपास खेती का वर्णन कर सकते हो। फिर देखिए यहाँ पर बेर की वैज्ञानिक खेती का वर्णन करना है आपको, अथवा आप क्या कर सकते हो यहाँ पर खजूर की खेती का वर्णन भी कर सकते हो। तो ये था आपका पेपर। तैयारी कर लीजिए, सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिए ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स अपने एग्ज़ाम में ला सकें, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक योर एग्ज़ाम।